हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वाला हिस्सा है वह है आपके ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा। जिस विद्यार्थी ने ऑब्जेक्टिव बना लिए वह विद्यार्थी टॉप कर जाएगा। इसीलिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 6 से अध्याय 10 तक के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से उसके लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पता, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। आपको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स क्या बता रहा है? तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है। अब मैं ये कहूं कि यदि थीटा बराबर 0, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्षेत्र सदिश के समानांतर है, अर्थात उस तल के क्या है? लंबवत है। इस कंडीशन में आपका फ्लक्स क्या होता है? अधिकतम होता है। आप फाई इज इक्वल टू बी ए कोस 0 रखेंगे तो ये आएगा आपका फाई इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर रखे क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। कैसे होता है? तो आप सब जानते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र के समांतर यानी कि क्षेत्र सदिश के क्या हो जाएगा? लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र सदिश के साथ कितना कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो फाई बराबर बी ए कोस 90। प्यारे विद्यार्थियों, कोस 90 का मान 0 होता है। बहुत आसानी से आपको ये बात भी समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। आपको दिख रहा है ये अदिश गुणा होता है, कोस थीटा आ रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र के लिए आप क्या ले सकते हैं? टेस्ला ले सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए आप मीटर वर्ग ले सकते हैं, टेस्ला मीटर वर्ग। इसका सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किसने की थी? तो फैराडे साहब ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। आपको याद आ गया होगा कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है तो चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित, अगर परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी थी? तो फैराडे साहब ने करी थी। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। हमें यह चीज क्लियर कर रहे हैं कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रेरित परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रतिरोध पर क्या निर्भर करेगा? अगर धारा की हम बात करते हैं तो वो कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करती है, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रश्न दे दे कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्र है, तो बाकी सब चीजें जो निर्भर वाली दे देंगे। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जैसे चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है, कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है, पर उसके प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। लेकिन कुंडली में प्रेरित धारा परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि आपको पता है कि I बराबर होता है E/R। ठीक, तो प्रतिरोध बढ़ने पर धारा का मान घटेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फैराडे के द्वितीय नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहां जो माइनस चिन्ह लगा रहे हैं विरोध को दर्शाता है। लेंज का नियम बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो लेंज का नियम क्या है? सबसे पहले तो लेंज का नियम क्या बताया था मैंने आपको कि किसी कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं की उत्पत्ति हुई है। यही लेंज का नियम है।
लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। यानी कि आप जब कुंडली और चुंबक को अपेक्षित गति कराते हैं तो जो चुंबक कुंडली के पास जा रहा है तो जो यांत्रिक कार्य हुआ है वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। यानी यहाँ किसी भी प्रकार की ऊर्जा का कोई हानि नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। किसी परिपथ या कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना। किसी परिपथ या कुंडली में, देखो जिस कुंडली में आपने धारा परिवर्तित की उसी कुंडली में प्रेरित धारा का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक, स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी है, आप सबको अच्छे से याद होना चाहिए। स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व किसी का भी मात्रक पूछे तो आपको हेनरी लिखना है। जिस प्रकार किसी वस्तु में जड़त्व के कारण उसकी गति या स्थिर अवस्था का विरोध होता है, ठीक उसी प्रकार किसी कुंडली में स्वप्रेरण के कारण उसमें धारा परिवर्तन का विरोध होता है। जैसे हम जड़त्व पढ़ते थे ना, याद आ गया होगा कक्षा 11 वाला। ठीक, जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं, यानी स्थिर अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। उसी प्रकार से जब कुंडली में धारा प्रेरित होती है तो वह मुख्य धारा के विपरीत होती है। जब फ्लक्स बढ़ता है उस कंडीशन में जो धारा प्रेरित हो रही है वो मुख्य धारा के ठीक क्या होती है? विपरीत होती है, यानी कि वह अपने परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। तो उसी प्रकार किसी कुंडली में स्वप्रेरण के कारण उसमें धारा परिवर्तन का विरोध करता है। प्रतिरोध बॉक्स के भीतर लगे तार की कुंडलियों, जब आपने देखा होगा कि जो प्रतिरोध बॉक्स होता है जो अपन मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं उसमें भी प्रयोग करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो कुंडलियां हैं, जो तार होते हैं, जो उनकी कुंडलियां होती है, वो स्वप्रेरण के प्रभाव को उनमें दूर करने के लिए उन तार को क्या करेंगे? दोहरा करके लपेटा हुआ होता है ताकि उनमें स्वप्रेरकत्व का प्रभाव नहीं हो। अन्योन्य प्रेरक का उपयोग करके प्रेरण कुंडली या ट्रांसफार्मर में किया जा सकता है। ठीक, आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का उपयोग प्रेरण कुंडली तथा ट्रांसफार्मर में किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या कहलाती है। देखो, इसको चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, इसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, इसको चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। ये सब इसी के नाम हैं। तो आप सभी चीजों को आपको दिमाग में लेकर चलना है। देखो बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। केवल आप ये पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं तो भी आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। इसीलिए आप ध्यान से इन पॉइंट्स को लिख लें। जो जो आपको याद नहीं है वो लिख लें, जो याद है, और आप सुन के याद रख सकते हैं तो भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें याद होना चाहिए। परीक्षा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लिख कर याद किया, आपने रट कर याद किया, आपने कैसे याद किया, इससे कोई मतलब नहीं। परीक्षा वाले को सही उत्तर आप लिखोगे वो आपको अंक देगा। सीधा सा गणित है। प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 7 लेते हैं। अब अध्याय 7 जो प्रत्यावर्ती धारा है, इसी यूनिट का पार्ट है। इसमें अपन ने सबसे पहला लिया ऐसी विद्युत धारा को जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता है, जिसका जो परिमाण है और दिशा है दोनों ही समय के साथ जिसमें परिवर्तन हो, या एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा में उसी परिणाम के साथ प्रारंभ होती हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। यानी इस तरह से चलती हैं, ये हमने पढ़ा है 0 पाई 2 पाई। ठीक है। अब प्रत्यावर्ती धारा की जब बात कर रहे हैं तो प्रत्यावर्ती धारा का जब एक औसत चक्र पूर्ण हो जाता है, एक औसत चक्र कब पूर्ण हो गया? यहाँ 0 से चली और 2 पाई पर पहुंच गई है, तो प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र पूर्ण हो गया। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती विभवांतर तथा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? 0 होता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यावर्ती धारा के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव नहीं दर्शाती हैं। प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या दर्शाती है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होंगे, और ये ऊष्मीय प्रभाव आप लोगों को याद है H बराबर I वर्ग RT, यानी कि जितनी धारा आप प्रवाहित करेंगे उस धारा के वर्ग के अनुपात में हीट उत्पन्न होगी। जितना अधिक कुंडली का प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा हीट उत्पन्न होगी, जितना ज्यादा समय लेंगे उतनी ज्यादा हीट उत्पन्न होती है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, उसके चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव को नहीं। प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर का पाठ सीधे धारा व विभवांतर के वर्ग
मूल मान होते हैं, यानी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि IRMS या तो I0/√2 या फिर VRMS V0/√2। आप लोगों को पता है कि हमारे घरों में जो धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा जो आती है, जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, तो 220 वोल्ट की जो प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आती है उसका IRMS और VRMS वैल्यू हमें प्राप्त होती है। प्यारे विद्यार्थियों, तप्त तार धारामापी में विक्षेप धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जितना विक्षेप होगा उसमें वह धारा के, देखो तप्त तार धारामापी में विक्षेप धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो विक्षेप होगा, डिफ्लेक्शन होगा, वो उस धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। तप्त तार धारामापी स्केल पर बने चिन्ह समान दूरी पर न होकर प्रारंभ में पास पास होते हैं, फिर आगे की ओर दूर दूर होते हैं। देखो, आपका जैसे डीसी अमीटर होता है, डीसी वोल्टमीटर होता है, तो डीसी अमीटर और डीसी वोल्टमीटर जो हम लोग अधिकांश समय में लैब में यूज़ करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो उनके चिन्ह बने हुए हैं वो बराबर दूरी पर बने हुए हैं। पर हम लोगों को पास लैब में एक और अमीटर होता है, तप्त अमीटर, और तप्त तार अमीटर धारामापी भी कहते होते हैं, और तप्त तार अमीटर, तप्त तार वोल्टमीटर या तप्त तार धारामापी। तो उसमें जो चिन्ह होते हैं वो शुरुआत में तो कैसे बने होते हैं, पास पास बने होते हैं। उन चिन्हों का डिज़ाइन इस प्रकार से होता है बच्चों, कि शुरू में तो वो पास पास इस तरह से उनके चिन्ह होते हैं, पर फिर थोड़े समय बाद दूर दूर होते हैं, क्योंकि जैसे 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 धारा का मान बढ़ते जाता है, जो कुंडली है उसका प्रतिरोध भी, मतलब उसकी हीट जो है, ऊष्मा भी बढ़ती जाती है, क्योंकि धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये एक चीज़ अपने को याद रखना है। आगे की जो बात कर रहे हैं कि दिष्ट धारा का जो धारितीय प्रतिघात है वह अनंत होता है। आपने दिष्ट धारा के लिए XC बराबर 1/ωc, क्योंकि दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। रट के रखना, परीक्षा में आता है ये कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, शून्य। भारतीय घरों में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति लगभग 50 हर्ट्ज होती है, तो दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है, तो 2πf होता है, वो हो जाता है शून्य, तो 1/0 आपका हो जाएगा अनंत। ठीक, तो दिष्ट धारा के लिए धारितीय प्रतिघात कितना होता है, अनंत होती है। दिष्ट धारा के लिए प्रतिघात शून्य होता है। ठीक है, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में ओमीय प्रतिरोध शून्य है तो परिपथ में धारा बहती है, लेकिन एक चक्र में वे औसत शक्ति शून्य होती है, तो ऐसी धारा वाठीन धारा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने PAV बराबर VRMS IRMS cos फाई पढ़ा हुआ है। cos फाई को आप क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। अगर हम बात करें कि परिपथ में धारा बहती है लेकिन एक चक्र में औसत शून्य है, तब वो शून्य कब होगा, जब हम केवल संधारित्र की बात करें तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है। ये केवल प्रेरकत्व की बात करें तो 90 डिग्री का कलांतर होता है। तो यहाँ आप cos 90 जब रखेंगे, क्योंकि प्रतिरोध अपन ने क्या लिया, प्रत्यावर्ती परिपथ में ओमीय प्रतिरोध तो शून्य लेके चल रहे हैं, और अगर संधारित्र की बात कर रहे हैं तो C, उनका फेज डिफरेंस 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जो पावर कंज्यूम है, यानी कि जो शक्ति व्यय है, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसी धारा को हम क्या कहते हैं, वाटिन धारा कहते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति हैं जो प्रत्यावर्ती विभव को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त की जाती है। इसे दिष्ट धारा स्रोत के साथ प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। देखो, जो ट्रांसफार्मर है वो दिष्ट धारा में काम आता ही नहीं है। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, तो प्रत्यावर्ती विभव को घटाने और बढ़ाने के काम में आता है। प्यारे विद्यार्थियों, उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज तथा प्रबल धारा प्रत्यावर्ती सिग्नल को उच्च वोल्टेज और निर्बल धारा को प्रत्यावर्ती सिग्नल को बदलता है। इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा कुंडली में तार को मोटा होता है, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक तथा कुंडली का तार पतला होता है। देखो, इसके लिए आप लोग एक तरह से ये चीज याद कर लें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब याद कर लें ES/EP, IP/IS और NS/NP। तो ये देखेंगे कि जैसे कि स्टेप अप उच्चाई ट्रांसफार्मर की आप बात कर रहे हैं। देखो, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उच्चाई ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टेज तथा प्रबल प्रत्यावर्ती सिग्नल को उच्च वोल्टेज, देखो आपका जो निम्न वोल्टेज है उच्चाई ट्रांसफार्मर में स्टेप अप में, निम्न से आप कहाँ जाएंगे, उच्च वोल्टेज में, और धारा जो है अधिक से कहाँ जाएगी, निर्बल की तरफ। इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम। ठीक है,
क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि यहां धारा जो है देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ये मान बढ़ा तो इससे ये मान भी बढ़ेगा और ये मान भी बढ़ जाएगा। अब आप ये देखें कि ये आईपी का मान यहां बढ़ गया, यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान बढ़ गया। तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान बढ़ गया, तो अब यहां पर आप धारा का मान अधिक होने की वजह से यहां तार को क्या लेना है, मोटा लेना है, ठीक। और द्वितीय कुंडली में आपको क्या लेना है, फेरों की संख्या अधिक लेनी है और तार को पतला लेना है, ठीक। अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए यही क्रिया क्या कर दी जाती है, उल्टी कर दी जाती है, रिवर्स कर दी जाती है। डायनामो एसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आप ट्रांसफार्मर आपको पता होना चाहिए किस पर बेस्ड होता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे आप मोटर की बात करोगे तो विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक। ट्रांसफार्मर के क्रोट पटलित नर्म लोहे का बनाया जाता है ताकि वह भंवर धाराओं को कम किया जा सके। प्रश्न आता है कि ट्रांसफार्मर के क्रोट को पटलित क्यों बनाया जाता है, तो ताकि उससे भंवर धाराओं को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। किसी बंद कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग से घुमाने पर कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कुंडली में घूमने की आवृत्ति के बराबर होती है। जैसे जैसे वो घूमेगी उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे धारा प्रेरित हो जाती है। अब हम लेंगे बच्चों अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व की भविष्यवाणी सर्वप्रथम मैक्सवेल साहब द्वारा की गई। फिर हर्ट्ज ने इसका जो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रायोगिक प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया, हर्ट्ज के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक मार्कोनी ने सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय तरंगों को लंबी दूरी तक प्रसारण किया। किसके द्वारा प्रसारित किया गया, तो मार्कोनी द्वारा। विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, यानी ID बराबर डी फाई ई बाई डी टी। प्यारे विद्यार्थियों, विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर होती है, यानी कि IC बराबर ID होता है। अब एम्पियर का जो मैक्सवेल समीकरण है वो क्या था आपका, तो एम्पियर मैक्सवेल समीकरण, आपको एम्पियर का समीकरण याद होगा, ये होता है BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब आप इसमें इस तरह से करेंगे कि म्यू नॉट IC प्लस ID होगा, ID की जगह आप लिखेंगे एस फाइलर नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये आप देखेंगे तो ये आपका एम्पियर मैक्सवेल समीकरण है, इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। इसका आप मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर मैक्सवेल का जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो ये है, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस एस फाइलर नॉट डी फाई बाई डी टी। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के स्रोत हैं। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी चालक तार में स्थायी धारा प्रवाहित होने पर विस्थापन धारा का मान 0 हो जाता है। एक निश्चित धारा जब उसमें स्थायी धारा बहेगी तो उसका जो विस्थापन है, उसकी धारा जो है वो 0 हो जाएगी। त्वरित तथा अवमंदित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तो त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है भैया, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में इस प्रकार दोलन करती है कि तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत हो, मतलब इसे चलती हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से दोलन होता है कि उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप एक तरंग उत्पन्न होती है, और उस तरंग को ही आप क्या कहते हैं, उस तरंग को आपकी जैसे ये तरंग बन गई, इस तरंग को आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग EMW। तरंग सदिश K बराबर 2 पाई बाय लैम्बडा होता है, ये तरंग सदिश का फॉर्मूला है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को उसके तरंगदैर्घ्य के आधार पर एक क्रम में रखने पर अनुक्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। आप उनको क्रम से जमा ले, ठीक है। मैंने आपको एक तरीका बताया था, गाय, पराद्रव, अम्मारे, ठीक है। ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई, ये ट्रिक विद्यार्थियों द्वारा तैयार करी गई। मेरे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इस तरह से बनाई है, तो इससे उनको याद हो जाता है कि भाई गा से गामा रे, ए से एक्सरे, पी से पराबैंगनी, इस तरह से, ठीक है। और जो है द्र से दृश्य प्रकाश, अ से अवरक्त,
ठीक है, म से माइक्रो और रे से रेडियो तरंगे होती हैं। ठीक, ये क्रम याद रखने का तरीका है, इससे इनको जो तरंगधैर्घ्य का क्रम याद हो जाता है। ये तरंगधैर्घ्य का बढ़ता हुआ है और उधर से आ जाएंगे तो आवृत्ति का मतलब आवृत्ति का जो है इधर से तरंगधैर्घ्य बढ़ते हुए क्रम में है, उधर से ये जो तरंगधैर्घ्य इधर से बढ़ रही है सर्वाधिक तरंगधैर्घ्य वाला हो गया, तो इसकी आवृत्ति सबसे कम, इधर से आएंगे तो आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में हो जाएंगे। ये दृश्य क्षेत्र विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का सबसे छोटा भाग होता है जो हम देख पाते हैं, हमारी आंखों से जो देख सकते हैं उसमें, जो कि लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच है। दृश्य प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। भाई प्रकाश का रंग, जो अपने रंग डिसाइड होते हैं वो आवृत्ति के कारण होते हैं। पराबैंगनी विकिरण देने वाले लैंपों में बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। कोहरे में संकेत भेजने के लिए अवरक्त विकिरणों का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में ये तरंगे गमन कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को निर्वात में गमन कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसे मालूम पड़ा? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तलों में कंपन करती है। तो इसके जो कण हैं वो कैसे चल रहे हैं? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग आवेश रहित होती है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती, इनमें कोई आवेश नहीं होता है। तो ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर प्रभाव डालता है, ना इन पर चुंबकीय क्षेत्र कोई प्रभाव डालता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो गामा किरणें होती है उसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। लगभग 30 सेंटीमीटर की जो आयरन शीट होती है उसको भी ये भेद सकती है। कीटनाशक के रूप में पराबैंगनी विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैंसर ट्यूमर के निदान में गामा किरणों का उपयोग करते हैं। अवरक्त तरंगों को जो ऊष्मा तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे किरण प्रकाशिकी की, यानी कि अध्याय जो 9 है उस पर चर्चा करते हैं। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये हमें याद होनी चाहिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, जितने वेग से दर्पण को चलाया जाता है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब को उतने ही वेग से चलता है। जितने वेग से दर्पण को चलाते हैं वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब भी उतने ही वेग से चलता है। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? बदल जाती है। पर हाँ, आवृत्ति नहीं बदलती है, ध्यान रखेंगे। क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, माध्यम के ताप, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो मीडियम है कि भाई आप हवा से पानी में जा रहे हैं, जल से कांच में जा रहे हैं, कौन से माध्यम में जा रहे हैं, इस पर, उसके ताप पर निर्भर करेगा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। क्रांतिक कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, यह अभिसारी लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस को आप अभिसारी लेंस कहते हैं, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस के पास की स्थित किसी वस्तु को लेंस से धीरे धीरे दूर ले जाने पर प्रारंभ में प्रतिबिंब सीधा व बड़ा तथा आभासी बनता है। वो अवतल लेंस के सामने कहीं भी प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और छोटा और वस्तु की ओर ही बनता है। जैसे जैसे लेंस से दूर जाते हैं प्रतिबिंब फोकस की ओर सरकता है और छोटा होता चला जाता है। किसी लेंस की फोकस दूरी किस किस पर डिपेंड करेगी? लेंस के पदार्थ पर, प्रयुक्त पदार्थ के रंग पर, लेंस के चारों ओर के माध्यम पर और पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर यह निर्भर करता है। यदि किसी लेंस को आप द्रव के अंदर डुबोते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। लाल रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? सर्वाधिक होती है रेड कलर के लिए, और बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी कम तथा पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। जल में वायु का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आप रट के रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आता है। ठीक, कैसे करता है ये मैं कई बार समझा चुका हूं। ठीक है, तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की प्रकाश किरण के विचलन की माप है कि वह प्रकाश किरण को वो कितनी विचलित कर पाएगी, वो उसकी क्षमता होती है। लेंस क्षमता आपको पता P बराबर 1/f, और लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है।
प्रिज्म एक ऐसे पारदर्शक अपवर्तक माध्यम है जो परस्पर किसी कोण पे झुके 5 पृष्ठों से घिरा होता है। 5 पृष्ठों से घिरी आकृति को आप क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु, अब आंखें आपकी अच्छी हैं तो दूर बिंदु आपका कितना होगा? तो अनंत होगा। और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है, जैसे पास वाला आप कितना देख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर तक आप देख सकते हैं। जल के भीतर मनुष्य स्पष्ट नहीं देख पाता क्योंकि जल से नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सरल सूक्ष्मदर्शी का एक नाम रीडिंग लेंस भी है, ठीक है, की भांति व्यवहार करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसकी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखने पर आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की अपेक्षा कम होती है तथा इसकी फोकस दूरियों में अंतर कम होता है। देखो ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, सब जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, ये पॉइंट सारे के सारे आपके पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आए हैं और आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी आपके IMP ऑब्जेक्टिव, IMP क्वेश्चंस, बहुत सारा मटेरियल मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। हालांकि वो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पर फिर भी काफ़ी कुछ बता रखा है जो आपको परीक्षा में बहुत मदद कर सकता है। तो आपको MCQ प्रैक्टिस करना है तो आपके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो मैंने बना रखे हैं और एक एक प्रश्न को समझा रखा है, तो आप वो भी कर सकते हैं, वहां जाकर भी देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक का द्वारक छोटा तथा लेंस का द्वारक बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा आभासी व छोटा होता है, आभासी व बड़ा होता है। दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की तुलना में बहुत अधिक होती है। देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, दूरदर्शी में अपन को दूर की चीज देखनी, अब दूर की देखनी तो आप आंख को बड़ी करोगे, यूं करोगे, यानी कि इसका जो है अभिदर्शक जो है वो बड़ा होता है। और जब आपको बहुत छोटी चीज देखनी होती तो आप आंख को छोटा 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 करके देखते हो, है ना। तो इसका मतलब सूक्ष्मदर्शी का जो अभिदर्शक लेंस है वो छोटा होता है, इससे याद रह जाएगा आपको। दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक बड़ा और नेत्र लेंस का द्वारक छोटा होता है। जैसा तरीका मैंने बताया कि हम दूर का देखेंगे तो आंख को बड़ा करना पड़ेगा। अब तरंग प्रकाशिकी से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं? हाइगन का तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के कण में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, सीधा सा गणित है, ठीक है। जब न्यूटन साहब क्या कहते थे? प्रकाश कणों के रूप में चलता है, हाइगन साहब कहते हैं प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। किसी स्रोत से निकलने वाली प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी, देखो सभी कण जो कंपन कर रहे हैं उनका जो समान कला में कंपन करते हैं और उन समान कलाओं का जो बिंदु पथ होता है उस बिंदु पथ को आप क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र लंबवत रेखा में खींची गई रेखा को किरण कहते हैं और यह प्रकाश के चलने की दिशा को बताता है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तरंगे माध्यम के किसी कण को एक साथ प्रभावित करती है तो उस कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग सदिश विस्थापनों के योग के बराबर होता है। व्यतिकरण की घटना क्या बताती है? तो ऊर्जा के पुनर्वितरण होता है, न कि ऊर्जा का विनाश या ऊर्जा का उत्पादन। ऐसा प्रकाश स्रोत जो केवल एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश का सरल रेखीय मार्ग से विचलित होना या अवरोध के द्वारक के किनारों पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। देखो इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट थे नहीं, इसमें केवल ये एक व्यतिकरण वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिए आप लोगों के लिए, और जो ऐसे पॉइंट्स नहीं लिए कि जो आपको पता रहते हैं तो उनको शामिल इसमें नहीं किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, विवर्तन की घटना केवल तभी प्रदर्शित की जा सकती है जब अवरोध या द्वारक का आकार तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अध्याय का। तो जब विवर्तन की घटना कब देखी जाएगी? जब क्या होगा? द्वारक है, ये जो अवरोध है उसका आकार तरंगदैर्घ्य की कोटि का है तो विवर्तन की घटना होगी, अन्यथा नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।